हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से यहाँ जीव विज्ञान एक्सरसाइज फर्स्ट जैव प्रक्रम का पार्ट थर्ड ठीक है लेकर आए हैं। अब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने अच्छा तरह से बता दिया है, जो कि आप सभी लोग ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट थर्ड जो है ये जीव विज्ञान पार्ट 1 जैव प्रक्रम का पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के व्यू से हैं। आप लोग इस सारे क्वेश्चन को सबसे पहले क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर और सारे क्वेश्चन को आप लगा लीजिए और लगाने के बाद आप हमें बताइए कि सर ये 15 क्वेश्चन में हमने कितना सही बनाया। और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमने 15 में 15 सही किया, 15 में 10 सही किया और 15 में 5 सही किया, कितना सही किया। ठीक है, ताकि हम कमेंट बॉक्स देखते हैं और कमेंट बॉक्स देखेंगे तो हमको अच्छा लगेगा कि नहीं, बच्चे लोग जो देखें वो कमेंट बॉक्स में लिखे कि हमने कितना क्वेश्चन सही किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है वो है इंसुलिन। देखिए यहाँ थोड़ा लाइट आता होगा तो शायद आपको दिखाई ना दे, हम बता दे रहे हैं ये इंसुलिन है और यह यकृत है। ऑप्शन ए जो है यकृत है और यहाँ पर इंसुलिन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लिया जाए कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है। हाँ, हमें मालूम है, आप बहुत तेज हैं, आपका आंसर आपको याद है, इसलिए आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं कि ये होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर देख लिया जाए, पहला ए है यकृत, दूसरा बी है अग्न्याशय और तीसरा सी यानी कि बड़ी आंत और डी नॉट, मतलब नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा बाबू, आंसर होगा क्या, आंसर होगा इसका क्या होगा, यकृत होगा, अग्न्याशय होगा, बड़ी आंत होगा या नॉट, इनमें से कोई नहीं होगा। तो आंसर आप बता रहे हैं कि सर आंसर होगा अग्न्याशय। ठीक है, बहुत बढ़िया, आंसर अग्न्याशय होगा। इंसुलिन हार्मोन का जब स्राव होता है तो स्राव कहाँ से होता है, तो वो अग्न्याशय से होता है। कहाँ से होता है, अग्न्याशय से होता है। अगर शरीर में इंसुलिन जो त्यागने की शक्ति शरीर को कम हो जाती है तो शरीर में एक रोग आ जाता है। प्रश्न आता है कि इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है। हाँ, सही बात, आप सही बता रहे हैं। इंसुलिन की कमी से शरीर में जो रोग हो जाता है वह हो जाता है मधुमेह। क्या हो जाता है, मधुमेह। मधुमेह मतलब डायबिटीज जिसको बोलते हैं, जिसको आदमी बोलते हैं चीनिया रोग, जिसको बोलते हैं शुगर हो गया है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं इंसुलिन के शरीर में कमी से वो क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। और इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव होता कहाँ से है, अग्न्याशय से। और अग्न्याशय क्या होता है कि इंसुलिन कम बनाने लगता है। जब अग्न्याशय इंसुलिन कम बनाएगा तो इंसुलिन नहीं निकलेगा और इंसुलिन जब नहीं निकलेगा तो शरीर बॉडी में इंसुलिन की मात्रा में कमी आ जाएगी। जब बॉडी में इंसुलिन की मात्रा की कमी आ जाएगी तो शरीर में एक रोग हो जाएगा जिसको मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं, अर्थात शुगर भी उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आपने जानकारी जो है आपको पहले से है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कौन एक उभयलिंगी, कौन एक उभयलिंगी है, यहाँ पर क्या है बाबू, उभयलिंगी। कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी का मतलब क्या हुआ, वैसे जीवों में जिसमें दोनों लिंग हो। ठीक है, वैसे जीवों में जिसमें दोनों लिंग हो। यहाँ पर देखिए कह रहा है कौन एक उभयलिंगी जंतु है, मछली, शेर, बकरी, केचुआ। तो वैसे जीव जिसमें दोनों लिंग हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे केचुआ का, केचुआ इस तरह का शायद होता होगा। हाँ, केचुआ यहाँ पर नर भाग, यहाँ पर मादा भाग केचुआ का होता है। इधर नर और इधर मादा, चाहे ऊपर में मादा हो गया, नीचे में नर हो गया, कोई कहीं पर हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, जिसमें नर और मादा दोनों भाग होता है वो उभयलिंगी कहलाता है। तो कह रहे हैं कौन एक उभयलिंगी जंतु है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है कि उभयलिंगी कौन है। तो उभयलिंगी कौन है, केचुआ। क्या होगा, केचुआ। एक केचुआ से और क्वेश्चन आता है कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है।
किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। क्या? केचुआ। अगर क्यों कहा जाता है किसानों को मित्र केचुआ को? क्योंकि जब केचुआ जो होते हैं खेतों के मिट्टी में रहते हैं तो वो मिट्टी को क्या कर देते हैं, एकदम चाल कर एकदम भुरभुरा बना देते हैं। तो भुरभुरा होने के कारण पूरे उसके जो जड़ में हवा चला जाता है, और हवा जाएगा तो तरह तरह का जो खनिज लवण होंगे, जो नाइट्रोजन होंगे, वो मिट्टी में प्रचुर मात्रा में मिलेंगे, जिसके कारण फसल अच्छा होगा। इसीलिए किसानों को जो है केचुआ का मित्र कहा जाता है। केचुआ को किसानों को क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है। बात तो समझ में आ गया। तो हम लोग ये भी जाने कि किसानों को केचुआ जो है मित्र है। चलिए देखा जाए। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, मतलब कितना क्षमता पर? तो यहाँ है 25 गुना पर, 5 गुना पर, 10 गुना पर या 40 गुना पर। तो जब सबसे पहले माइक्रोस्कोप जो आता है, माइक्रोस्कोप से क्या दिखते हैं? डॉक्टर जो है ब्लड चेक करते हैं ना, ब्लड चेक जब डॉक्टर करते हैं तो ब्लड निकालते हैं, ब्लड को रखते हैं कहीं पर, और माइक्रोस्कोप मशीन से उसको क्या करते हैं, आँख से ऐसे देखते हैं। तो वो जो फर्स्ट टाइम ये करते हैं, वो देखने की जो उनकी एक अपनी कैपेसिटी जो होती है, वो फर्स्ट टाइम अच्छा से देखने की कैपेसिटी क्या होती है? 25 गुना पर, 5 गुना पर या 10 गुना पर? तो वो होता है 10 गुना पर। पहले होता है 10 गुना पर, फिर उसके बाद होता है 25 गुना पर, फिर उसके बाद होता है 40 गुना पर। याद कीजिए, नोट्स बुक में लिखिए और पूरे बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए, क्योंकि हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों करा रहे हैं। केवल आप इस सोच कर मत रह जाइए कि सर जी केवल क्या करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। नहीं, हम सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करा रहे हैं। आपका क्या करा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव भी करा रहे हैं। इसलिए ध्यान दीजिए आप। तो हम लोग यहाँ पर जाने की स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो सबसे फर्स्ट दान 10 गुने पर देखा जाता है। उसके बाद 10 गुने के बाद क्या होगा? 25 गुना पर होता है, और तीसरा बार होता है 40 गुना पर। आप याद कीजिएगा, 10 गुना पर होता है, फिर इसके बाद 25 गुना पर होता है, फिर इसके बाद 40 गुना पर होता है। ये आपको याद करना है, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया था? माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया था? अगर क्वेश्चन आ जाए कि माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया था, बताइए बताइए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया था। इसका आंसर होगा जेड जॉनसन। क्या होगा? जेड जॉनसन। माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया था? जेड जॉनसन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? पौधों में बताइएगा बाबू, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए, जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है वो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से होता है। क्या होता है बताए भी थे कि पत्ती में जो छिद्र होता है, रंध्र होता है, वहाँ पर प्रकाश आता है। प्रकाश वहाँ पर पत्ती के माध्यम से, रंध्र के माध्यम से वो प्रकाश जो होते हैं आते हैं, और वो प्रकाश पूरे पौधे के भागों में, वो पत्ती के रंध्र के द्वारा जाकर भोजन बनता है, ठीक है। और वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो पूरा प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट वर्ण जो है, यह इसके क्लोरोप्लास्ट की वजह के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है। और बहुत सारा इसमें क्लोरोप्लास्ट का जो है भोजन बनाने में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत ज़्यादा योगदान भी होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे इसमें क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को भोजन बनाने की क्रिया के फलस्वरूप किस में बदला जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है भोजन करने के दौरान। चलिए आगे देखा जाए।
मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है अमाशय, छोटी आंत, ग्रासनली या बड़ी आंत। तो मानव आहार नाल का सबसे जो लंबा भाग है वो होता है छोटी आंत होता है। क्या होता है बाबू? छोटी आंत होता है। अच्छा, क्वेश्चन में आता है कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? छोटी आंत के कितने भाग होते हैं बताइए। याद है तो कमेंट में लिखिए छोटी आंत का कितने भाग होते हैं। 5 का कमेंट में लिखिए कि छोटी आंत का कितने भाग होते हैं। देखिए, छोटी आंत का 3 भाग होता है। छोटी आंत का 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। बताइए छोटी आंत का 3 भाग कौन कौन होता है? ग्रहणी, याद कर लीजिएगा, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। और इसमें सबसे बड़ा भाग इलियम होता है। सबसे बड़ा भाग किसका होता है? इसमें कौन होता है? इलियम होता है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है वो कौन होता है? छोटी आंत होता है। और छोटी आंत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। इलियम जो होता है छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। और कहा जाता है कि छोटी आंत किस जानवरों में, किसमें सबसे बड़ा होता है? जानवर में। छोटी आंत सबसे ज़्यादा बड़ा किसका होता है? तो शाकाहारी जंतुओं का। किनका? शाकाहारी जंतुओं का। क्यों शाकाहारी जंतुओं का सबसे बड़ा होता है बताइए। शाकाहारी जंतुओं का सबसे बड़ा क्यों होता है? छोटी आंत में सबसे बड़ा बताइए आप। छोटी आंत जो है शाकाहारी जंतुओं में सबसे बड़ा होता है, क्यों? क्या कारण है? क्योंकि शाकाहारी जंतुओं में जो है सेल्यूलोज अधिक पाया जाता है और सेल्यूलोज को पाचन करने के लिए, सेल्यूलोज को पाचन करने के लिए आहार नाल शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई जो होती है सबसे बड़ी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज को पाचन करने के लिए, सेल्यूलोज को पाचन करने के लिए शाकाहारी जंतुओं का आहार नाल जो होता है, ठीक है, छोटी आंत जो होती है वो बड़ी होती है। आगे क्वेश्चन देखा जाए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसका आंसर क्या होगा? संयोजन क्रिया द्वारा, अपघटन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा या नोट, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो बना रहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होता है तो ऑक्सीजन का, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब होता है तो ऑक्सीजन पेड़ पौधा त्यागते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा लेते हैं। ठीक है, और वही ऑक्सीजन मनुष्य लेते हैं और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को मनुष्य त्यागते हैं। तो यह दोनों आदान प्रदान होते रहता है। तो यह क्रिया जो है प्राकृतिक में एक संतुलन बनाए रखता है। इसीलिए ऑक्सीजन का जो संतुलन है बना रहता है। ठीक है, किस क्रिया में? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बना रहता है। अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होता तो मनुष्यों को ऑक्सीजन नहीं ना मिल पाता। मनुष्य ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड त्यागते हैं। तो पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन को त्यागता है। इसी कारण से ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने रखने के लिए दंत मंजन में प्रायः क्या होते हैं? दांतों को साफ रखने के लिए दंत मंजन में प्रायः क्या होते हैं? देखिए, आप जानते हैं कि मुंह का जो अंदर लार होता है वो लार का पीएच मान 6.5 से ज़्यादा हो जाता है, 7 तक चला जाता है, 7.5 तक भी चला जाता है। तो लार का जो पीएच मान है उसको कहा जाए तो 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है। ठीक है, तो लार जो होता है मुंह में होता है, तो लार जो है अम्लीय है, अम्लीय है, थोड़ा क्षारीय भी हो जाता है कभी कभी। तो अम्लीयता के कारण क्या होता है, दांत जो है वो सड़ने उड़ने लगता है। अम्लीयता के कारण दांत सड़ने लगता है, दांत खराब होने लगता है। तो दांत जब खराब होने लगेगा
तो उसको सही करने के लिए क्षारीयता को मात्रा तो देना पड़ेगा दांतों में। तो वही कारण है कि दांतों को साफ रखने के लिए दंत मंजन में प्रायः जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो अम्लीयता की तो मात्रा पहले ही से मुंह के अंदर होता है, तो अम्लीयता को दूर करने के लिए उसको क्षारीयता दिया जाता है। क्या दिया जाता है? क्षारीयता दिया जाता है, ताकि क्षारीयता देने के कारण जो दांत हैं वो मजबूत रहें और मुंह के अंदर जो भी सही है, जो सड़ रहा है दांत, खराब हो रहा है दांत, वह सही हो जाए। तो इसीलिए क्षारीयता जो होता है वो दंत मंजन में होता है। क्षारीयता जो होता है किस में होता है? दंत मंजन में होता है, ताकि दांत सही रहे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हरे पौधे होते हैं, मतलब सभी हरे पौधे क्या होते हैं? मृतपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, या सभी? हरे पौधे जो होते हैं वो खुद से अपना भोजन बनाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं सूर्य की उपस्थिति में। ठीक है। जल लेते हैं ज़मीन से, खनिज लवण लेते हैं ज़मीन से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग खुद कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागते हैं, तो वो हरे पौधे हैं वो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। हरे पौधों को स्वपोषी क्यों कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो लिखना पड़ेगा कि हरे पौधे स्वयं अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर कर भोजन को बनाते हैं, इसीलिए हरे पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 9, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? पेड़ पौधा हो या मनुष्य हो या जीव जंतु हो, सभी किन लोगों के लिए, किन के लिए? सभी जीवों के लिए जो है वो क्रिया अनिवार्य है। क्या प्रकाश संश्लेषण सभी जीव जंतु कर लेंगे? हम लोग मनुष्य प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हमें तो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है कि सूर्य का प्रकाश पड़ा, और जो वाष्पोत्सर्जन कौन करता है? वो पत्ते में देखेंगे छिद्र रहता है, रंध्र से आता है प्रकाश, और वो वाष्पोत्सर्जन माध्यम से पानी जो है वाष्प बन के ऊपर चला जाता है। झील तालाब का पानी भी ऊपर चला जाता है वाष्प बनकर, तो वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है। तो कह रहा है कौन सी क्रिया में सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ठीक है। श्वसन पेड़ पौधा भी करता है। पेड़ पौधा श्वसन कब करते हैं बताए थे हम? पेड़ पौधा अगर आएगा कोई क्वेश्चन कि पेड़ पौधा श्वसन कब करते हैं, तो पेड़ पौधा याद कर लीजिए, एकदम 100% इसको याद कर लीजिए। पेड़ पौधा रात्रि के समय श्वसन करते हैं और दिन के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं ये बात में। ठीक है। तो आज से कंफ्यूज नहीं रहना है। प्रकाश संश्लेषण दिन के समय पेड़ पौधा करते हैं और रात्रि के समय पेड़ पौधा क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। और पेड़ पौधा श्वसन के दौरान क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। क्या करते हैं? श्वसन के दौरान पेड़ पौधा ऑक्सीजन को लेते हैं। जिस तरह से मनुष्य श्वसन करता है तो ऑक्सीजन लेता है, उसी तरह से पेड़ पौधा भी श्वसन के दौरान क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। 1 मिनट देखते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया। ठीक है। देखा जाए अब यहाँ पर है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं किस में पाई जाती है? तो रक्षी कोशिकाएं किस में पाई जाती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है। तो रक्षी कोशिकाएं जो है जड़ में पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है, फलों में पाई जाती है कि फूलों में पाई जाती है? तो आपको याद करना होगा कि रक्षी कोशिकाएं जो होता है वो पत्तियों में होता है। किस में होता है? पत्तियों में। रक्षी कोशिकाएं किस में पाई जाती है? तो पत्तियों में पाई जाती है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि द्वार कोशिकाएं किस में पाई जाती है? देखिएगा, भूलिएगा नहीं, द्वार कोशिका क्वेश्चन आता है। रक्षी कोशिकाएं किस में पाई जाती है? तो पत्तियों में पाई जाती है। एक आता है द्वार कोशिका। द्वार कोशिका
है ना, इसको भी याद कर लीजिए। द्वार कोशिका किस में पाई जाती है, तो उसका भी आंसर क्या होगा, उसका भी आंसर होगा पतियों में। द्वार कोशिका का भी आ जाएगा तो आंसर क्या लिखिएगा, पतियों में। तो ये सब सारी चीज़ों को नोट्स बुक में लिख लीजिए, आप नोट्स बुक में ये सारी चीज़ों को लिख लीजिए, उतार लीजिए। जितना हम बोलते हैं, समझाते हैं या इस पर आता है, सारा चीज़ को आप उतार लिया कीजिए। देखिए आगे क्वेश्चन है, फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। फ्लोएम, पेड़ पौधा में दो क्रिया होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। तो कह रहा है कि फ्लोएम, ऐसे तो बहुत सारी क्रिया होती हैं, तो फ्लोएम जब आता है तो इसमें जाइलम का भी नाम कभी आ जाता है। तो कह रहा है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है। तो मान कर चलिए ये छोटा हमने पेड़ पौधा बनाया, तो ऊपर जो जल लेकर जाता है वो जाइलम कहलाता है। जो भूमि से जल लेके ऊपर जाएगा तो जाइलम कहलाएगा। ठीक है, भूमि से जल लेके पौधा के कहाँ तक, पत्तियों तक जल लेकर गया तो वो क्या कहलाएगा, जाइलम कहलाएगा। ठीक है, ऊपर जाइलम। अच्छा, जाइलम के बाद कह रहा है यहाँ पर फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है, तो जल का परिवहन ना, जल का परिवहन कौन करता है अभी बताएं, जल का परिवहन जाइलम करता है। भोजन का परिवहन, हाँ भोजन का जो परिवहन है फ्लोएम करता है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या भोजन का परिवहन कहाँ से होगा, तो भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है, तो भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो जब भोजन पूर्ण रूप से बन जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है, तो भोजन जो है वो विभिन्न भागों में, पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में भोजन जाता है। भोजन जो है पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक जाता है, तो भोजन का जो परिवहन, अब ले जाने का जो काम है, भोजन बन गया तो भोजन को ले जाने का जो काम है वो भोजन का परिवहन कहलाएगा। तो वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। जल को पत्तियों तक ऊपर जल को ले जाने का काम तो जाइलम किया, और फ्लोएम जो काम करेगा भोजन का परिवहन करेगा। बना हुआ भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के काम जो है किसका है, फ्लोएम का है। तो इसमें समझ में आ गया कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है, तो भोजन का परिवहन के लिए, यानी कि भोजन को पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन 12 नंबर कि पौधों में भोजन किस रूप में बनता है। अब बात है कि पौधों में जो भोजन है वो किस रूप में बनता है। इसमें देखिए बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, इसमें जो है बच्चे लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। भोजन का बनना, ठीक है, भोजन का बनना, पौधों में भोजन किस रूप में बनते हैं। और कभी कभी आते हैं पौधों में भोजन किस रूप में संचित रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पौधों में भोजन किस रूप में बनता है, ऑप्शन में है प्रोटीन, ग्लूकोज, स्टार्च, अम्ल। तो पौधों में भोजन किस रूप में बनते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा कि स्टार्च हो जाएगा, ये हमें बताइए। कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा हम तब तक पानी पी रहे हैं। ठीक है, तो बताइए पौधों में भोजन किस रूप में बनते हैं। तो बनना जब कहेगा तो ग्लूकोज होगा, बनना जब कहेगा तो ग्लूकोज होगा। एक होता है जमा होना, क्या, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होते हैं, याद करिएगा, जमा, जमा कहेगा तो क्या होगा, स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, जमा कहेगा तो क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, भुलाना नहीं है। आ जाएगा कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होते हैं, तो आप ग्लूकोज याद किए हैं और ग्लूकोज मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बनना और स्टॉक, जमा रहना में अंतर है। बनना मतलब बन रहा है और स्टॉक मतलब बन के रखाया हुआ है। ठीक है, तो जब कहेगा कि पौधों में भोजन किस रूप में बनता है तो ग्लूकोज हो जाएगा। अगर कहेगा क्वेश्चन कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। क्लियर हो गया। अच्छा ये बताइए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है बताइए, C6H12
O6 याद कर लीजिए, ग्लूकोज का C6H12O6। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? पौधों के वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? मतलब पौधों से जल को निकलना क्रिया क्या कहलाएगा? तो पौधों से जल कैसे निकलेगा? पौधे के पत्ती पर जल जाएगा जाइलम के माध्यम से, और वहाँ छिद्र जो रंध्र है, रंध्र के माध्यम से वहाँ से पानी जो है सूर्य के प्रकाश पड़ेगा तो वो पानी वाष्प बन के ऊपर चला जाएगा। वह क्रिया कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाएगा? वाष्पोत्सर्जन। यानी कि पौधों के वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पत्ती पर जल जमा रहता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उसको सुखवा कर वाष्प बनाकर ऊपर लेकर चला जाता है, वह क्रिया कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। कोई दिक्कत की नहीं को? नहीं हो रहा है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे देखा जाए, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में, रक्त में, श्वेत रक्त में, नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पेड़ के पत्तों का रंग हरा क्यों होता है? तो आंसर में क्या बताते हैं? क्लोरोफिल के कारण। क्वेश्चन बताइए, पेड़ के पत्ते का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पेड़ के पत्ते का रंग हरा होता है। चलिए, लास्ट नंबर क्वेश्चन 15 देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होगी? वसा का। प्रकाश संश्लेषण हुआ तो क्या बना? वसा बना, प्रोटीन बना, ग्लूकोज बना कि नोट, इनमें से कुछ नहीं बना। अभी बताएं कि ग्लूकोज, प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज। क्योंकि यहाँ बताया है पौधों में भोजन किस रूप में बनता है। तो पौधों में भोजन बना, भोजन कब बनेगा? जब प्रकाश संश्लेषण होगा तब बनेगा। भोजन कब बनेगा पौधा का? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पेड़ पौधा भोजन बनाते हैं। तो भोजन जब बना रहा है तो भोजन बन रहा है तो क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ग्लूकोज का सूत्र क्या बताया है? C6H12O6। बताइए, कोई दिक्कत? आपने वीडियो में जो 15 जो क्वेश्चन देखे, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लिखिए कमेंट में हाँ अच्छा लगा। और आप वीडियो को पूरी अच्छी तरह से एक बार दो बार फिर से सुन लीजिए। इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। ठीक है, प्रश्न। ठीक है, आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।